नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास को हम तुरंत करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ चीजें आज आपके लिए नई हैं। ठीक है, चलिए। बाकी जो मैं प्रश्न आपको देता हूं अभ्यास के लिए, मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूं कि आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। ठीक है, नहीं करते तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक प्रश्न आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसके लिए आप जो है 1000-1200 रुपया मंथली देते हैं, उसके लिए मैं आपको फ्री करा रहा हूं। ठीक है, चलिए। स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का नेतृत्व किसने किया था? सभी लोगों ने उत्तर मोस्टली से एक ही दो लोगों ने बताया। इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, स्वतंत्र भारत में। ठीक है, चलिए। वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया, चर्चाओं में रहे हैं। और ये दरअसल अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये जो संप्रभुता होती किसी भी राष्ट्र की, उस संप्रभुता पर जो आघात किया गया है राष्ट्रपति ट्रंप जी के द्वारा, और ये सही नहीं अगर देखा जाए। हालांकि भारत ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है अपनी, और कई सारे मुद्दों पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, और कई सारे संधियों की बात मैं कर लेता हूं, या आप कह लीजिए कि कई सारी चीजें जो है वेनेजुएला को अब करनी पड़ेंगी अमेरिका के कहने पर, जिसमें तेल खरीद आदि प्रमुख है। ठीक है, ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि वेनेजुएला अमेरिका की मध्यस्थता वाली नई तेल डील से होने वाली कमाई से सिर्फ अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा। अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि तेल बाजार की कीमत पर बेचा जाएगा और कमाई अमेरिकी कंट्रोल सिस्टम के जरिए होगी अपने आप। तो ये एक बड़ी न्यूज रही है इसमें। मादुरो के शासनकाल में की हम बात करते हैं तो उसके शासनकाल में वेनेजुएला दरअसल चीन, रूस और ईरान से आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर था, और अक्सर पेमेंट के तौर पर डिस्काउंट वाले तेल शिपमेंट का इस्तेमाल करता था। हालांकि ट्रंप के इस नए अरेंजमेंट के बाद इस ट्रेड पर बड़ा असर दिखाई देगा। तेल रेवेन्यू को अमेरिका की खरीद से जोड़कर के ट्रंप सरकार ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट तक वेनेजुएला की पहुंच को अमेरिकी सामानों की डिमांड से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये अभी न्यूज में रहा है, और चूंकि वेनेजुएला चर्चाओं में है तो वेनेजुएला के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भाई, क्या क्या चीजें इसमें है। ठीक है, चलिए। आधिकारिक नाम वेनेजुएला का क्या है? इसका ऑफिशियल जो नाम है वो है बोलिवेरियम रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है ये। राजधानी इसकी काराकास है। मुद्रा इसकी वेनेजुएलन वोलियर है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और भाषा क्या है इसकी? स्पेनिश है। शासन प्रणाली इसकी आपके क्या है? राष्ट्रपति वाली है। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, सीमावर्ती देश इसके कौन कौन से हैं, जो आपके लिए जानना बहुत अहम है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। अगर मैं वेनेजुएला की मैप की बात करता हूं, आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके पश्चिम में अगर आप बात करेंगे तो पश्चिम में इसकी क्या है? कोलंबिया है। पूरब में इसकी आप देखिए जो आपका गुयाना है। सुदूर आपका ब्राजील है आपका। ठीक है, और अगर आप देखेंगे उत्तर में, तो उत्तर में आपको वेनेजुएला के क्या दिखाई देगा? आपको कैरेबियन सी दिखाई देगा। कैरेबियन सी से लगा हुआ क्या है अपने आप पे? यह वेनेजुएला है, और ये कई मामलों में क्या है? है। और सुदूर पैसिफिक ओशियन आपके आ जाएगा। तो ये क्या है? अपने आप में चर्चाओं में है, और इसलिए इसके मैप को आप देख लीजिएगा एक बार। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई क्या कैसे इसमें है पॉइंट। ठीक है, ये आप एक बार जरा देख लो, अगर आप नहीं देख पाए हो तो। ठीक है, ये देखो भाई साहब। ठीक है, उधर देखिए उत्तर में, आपके उत्तर में कैरेबियन सी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इधर आपका कोलंबिया है पश्चिम में। ठीक है, पूरब में गुयाना, और इधर सुदूर दक्षिण में ब्राजील आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहां की जो खास जो नदी है वो क्या है? ओरिनोको नदी इसकी प्रमुख नदी के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट और हैं आपके सामने। एंडीज पर्वत पश्चिमी भाग में आता है इसके। लानोस घास का मैदान भी बहुत बड़ा है। अमेजन वर्षा वन भी यहां पर दक्षिण भाग के रूप में दिखाई देता है। विश्व का सबसे बड़ा सिद्ध पेट्रोलियम भंडार यहीं पर है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो यहां पर प्राकृतिक गैस आदि पाई जाती है, और लव, एस, बॉक्साइट, सोना आदि होता है। ओपेक से संबंध की बात करें तो वेनेजुएला ओपेक का क्या है? संस्थापक सदस्य है। ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन है? वेनेजुएला है। और लगे हाथ आप एक टास्क नोट कर लीजिए कि ओपेक के बारे में आपको पढ़ना है। टास्क नंबर 1 आज आपका, टास्क 1 है आपका। ठीक, क्या है? ओपेक क्या होता है भाई साहब? ओपेक की स्थापना और बाकी चीजें आपको पढ़नी है। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ओपेक। क्या होता है ओपेक भाई साहब? जरा इसको पढ़िएगा, और अगर आपको आता है तो कमेंट करके रिप्लाई कीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए। आइए अब आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, इसका उत्तर आपको देना है। अमेरिका की मध्यस्थता वाली नई तेल डील के अनुसार वेनेजुएला अपनी तेल से होने वाली आय का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करेगा? सैन्य उपकरण की खरीद के लिए, केवल अमेरिकी उत्पाद खरीदने के हेतु, चीन और रूस से आयात बढ़ाने हेतु, या विदेशी कर चुकाने हेतु? क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर? इसका एग्जैक्टली उत्तर हो जाएगा आपका ये
बी वाला है ना, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। भारत की चुनिंदा सबसे मशहूर आवाजों को रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों और असली प्रकाशनों के माध्यम से डॉक्यूमेंट करने और उन्हें सहेजने के लिए एक विशेष पहल की क्या की गई है, हाल ही में शुरुआत की गई है। यह निश्चित तौर पर आवाज को लेकर के और इस पर एक बड़ी चीजों को लेकर के एक बड़ा आयोजन हो रहा है, एक पहल हो रही है। इससे जो है चीजें अच्छी होंगी आगे चल करके, है ना कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स 8 जनवरी को भारत की चुनिंदा सबसे मशहूर आवाज, जो बहुत प्रसिद्ध वॉइस हैं, मशहूर आवाजों को रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों और असली प्रकाशनों के माध्यम से डॉक्यूमेंट करने और उन्हें सहेजने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत करने जा रहा है। यानी कि जो सबसे फेमस वॉइस हैं, जो सबसे प्रसिद्ध आवाज हैं, उनको इकट्ठा करेगा ये और उनका डॉक्यूमेंटिफिकेशन करेगा, ताकि हम फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उसको क्या कर रहे हैं, सहेज पाए, उसको कंजर्व कर पाए। ठीक है, वर्षों से निरंतर चल रही तलाश और ऑडियो और वीडियो खंगालने की कोशिशों के बाद इस पहल को आवाजों के जुगनू टाइटल के अंतर्गत पुस्तक और स्वर दोनों प्रारूपों में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बड़ी पहल है अपने आप में। इसमें आकाशवाणी, एफएम चैनलों, वॉइस ओवर इंडस्ट्री, प्रसारण और काव्य पाठ मंचन की परंपरा से जुड़े 31 लोगों के सफर को समेटने का प्रयास किया गया है, जिनके आवाज, जिनके जो है चीजों में क्या जादू है, और उनके उन चीजों को सजने का काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए। सुप्रसिद्ध स्वरों को लिपिबद्ध करने और एक स्वर युग्म का शुभारंभ करने का यह कार्यक्रम दस्तावेजीकरण और संरक्षण के प्रति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की सांस्कृतिक निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण पल होगा अपने आप पे। ठीक है, चलिए। अब आप बताइए प्रश्न इस पर क्या हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा शुरू की जा रही विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय चित्रकला का प्रसार करना, भारत की प्रसिद्ध आवाजों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण, सी शास्त्रीय नृत्य पर शोध, या डी लोक संगीत प्रतियोगिता का क्या आयोजन करना। क्या हो जाएगा इसमें से, ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर आपके लिए एग्जैक्टली सही हो जाएगा? बताइएगा मुझे इसका उत्तर। बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है कि आप ना बता पाए। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इजी है आपके लिए, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत की जितने भी प्रसिद्ध आवाज हैं उनका दस्तावेजीकरण। भाई किसकी किसकी आवाज है, क्योंकि आवाज अपने आप में बहुत अहम होती है। उनकी आवाजों को एक जगह पर इकट्ठा करना, उनका दस्तावेजीकरण करना और उनका संरक्षण करना, ताकि भविष्य में इन आवाजों को कहीं हम खो ना दें, बल्कि ये हमारे धरोहर के रूप में हमें काम आए। ठीक है, इसी प्रकार से संस्कृति और संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। भारत का निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। चुनाव को लेकर के आप जानते होंगे लगातार वाद विवाद होता रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कई बार प्रश्नवाची चिन्ह लगाया गया हुआ है। इसी चीज को लेकर के भाई किस प्रकार से सारी चीजें बेहतर हो सकें और चुनाव में पारदर्शिता का एक जो मुद्दा हावी रहता है वह और मजबूत हो, और हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों की प्रतिबद्धता, लोगों का विश्वास मजबूत रहे। क्योंकि जब तक इन लोकतांत्रिक या इन संवैधानिक संस्थाओं पर अगर प्रश्नवाची चिन्ह लगेगा तो लोकतंत्र क्या होगा? मजबूत नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर प्रश्नवाची चिन्ह लगेगा। ऐसे में लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी हो जाता है कि जो भी लोकतांत्रिक या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इन पर कोई भी प्रश्नवाची चिन्ह जो है ना लग सके। ठीक है, चाहे बात ईडी की हो, सीबीआई की हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हो, या फिर फाइनेंस कमीशन की हो, किसी की भी हो। ठीक है, चलिए। तो भारत का निर्वाचन आयोग 21 से लेकर के 23 जनवरी तक, अब ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, प्लेस याद रखना है आपको, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन, क्या डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। या 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यानी कि आयोजनकर्ता कौन है, इसका नाम आपको याद रखना है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट बनाइएगा, और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह भी नोट इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए। दरअसल यह जो अपने आप पे जो आयोजन हो रहा है, यह अपने आप में अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन संगठनों के लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, साथ ही अंतरराष्ट्रीय संगठनों, भारत में विदेशी दूतावासों और चुनाव के क्षेत्र के एकेडमिक और
प्रैक्टिसिंग एक्सपर्ट्स जो है इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अलग अलग देशों के लोग भी शामिल होंगे। भाई किस प्रकार से चुनाव प्रबंधन किया जाए, किस प्रकार से चुनाव में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जाए, इसी के लिए सम्मेलन हो रहा है। अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है जो कि पहली बार भारत में हो रहा है। ठीक है, चलिए यह कॉन्फ्रेंस दरअसल भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, ज्ञानेश कुमार, अब ये भी नाम याद रखिएगा, पूछ लेता आप एग्जाम में, इनका नाम आपको याद रखना है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अभी ज्ञानेश कुमार को आईआईटी कानपुर ने सम्मानित भी किया है ना, पूरा छात्र सम्मेलन में। तो ज्ञानेश कुमार द्वारा तय किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाएगी जब भारत 2026 में इंटरनेशनल, ठीक है, आईडीए के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता संभालेगा, जिसका विषय होगा एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए क्या, लोकतंत्र। अपने आप में तो ये पॉइंट क्या आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है ना, चलिए आइए अब आप इस पर जो है बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सी संस्था करेगी? नंबर 1 भारत सरकार का विधि मंत्रालय, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग, नीति आयोग या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मेजबानी कौन संस्था करेगी? बहुत आसान है, अभी तो हमने आपको बताया है, इतना आसान भी अपना बताइएगा तो क्या कीजिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक टास्क आप नोट कीजिए तुरंत, मैंने शायद कल परसों भी दिया था, फिर से याद कर लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है बताइए भाई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इसके बारे में आपको क्या करना, पढ़ना है। टास्क आपका ये है, सेकंड है। ठीक है, इसको पढ़िएगा प्लीज, जरूर पढ़िएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको तैयार करना है आपको, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। ठीक है, ओके, चलिए। इंडस फूड 2026-24 में अभी यानी कि हाल ही में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इंडस फूड 2026 में भाग लिया, जिसके दौरान इसने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय स्टार्टअप चैलेंज का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निर्यात के लिए तैयार स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, बाजार तक पहुंच और नीतिगत सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करना। इंडस फूड पर प्रश्न आया है, पहले भी आया हुआ है, अभी फिर से आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, इस चैलेंज से चयनित स्टार्टअप को दुबई में गल्फ फूड और जर्मनी में बायोफेच में भाग लेने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, जिससे कि वैश्विक बाजार में अवसरों का पता लगा करके भारत के कृषि निर्यात की तंत्र को मजबूत कर सकेंगे अपने आप पे। तो ये इंडस फूड जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर यह जो है हमारे जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारा प्रसंस्करण क्षेत्र है, उसको मजबूत करेगा और आने वाले टाइम में हमारे इस पूरे खाद्य क्षेत्र में अपने आप पे एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, चलिए अब बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जल्दी बताइएगा उत्तर। बोलिए भाई साहब, आसान है प्रश्न, ऐसा कोई कठिन है नहीं कि जो आप ना बता पाए, है ना। बोलिए, देखो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बस। ठीक है, शुक्र मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने आगामी शुक्र मिशन के लिए तैयारी कर रहा है और हाल ही में इसने शुक्र के वायुमंडल के गहन अध्ययन के लिए डिजाइन किए गए पेलोड के सफल परीक्षण की क्या कर ली है, पुष्टि अभी हाल ही में इसने कर दी है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य शुक्र से घने और गर्म वायुमंडल की संरचना, रासायनिक प्रक्रियाओं और वहां के बादलों का विश्लेषण करना है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती भूमिका और सौर मंडल के रहस्यों को समझने की उसकी क्षमता को क्या करेगा, प्रदर्शित करने का काम करेगा। ठीक है, यह मिशन वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को शुक्र के चरम वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, जो भविष्य के ग्रहीय मिशनों के लिए क्या रहेगा, आधार बनेगा। शुक्र मिशन हो गया, मंगल मिशन हो गया, सूर्य मिशन हो गया, ये जितने मिशन हैं इनकी एक लिस्टिंग कर लीजिए आप लोग, सारे मिशन की। ठीक है, ठीक है, इसरो की कुछ मिशन, खासकर इसरो, ठीक है, इसरो और नासा, ये दोनों के कुछ जो मिशन हैं अपने आप पे, इनको एक बार इनकी लिस्टिंग कर लीजिएगा, कब लॉन्च किया जाएगा, क्या क्या उपलब्धियां इसकी रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर प्रश्न पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये काम आपका ये भी है कि आप इसरो और नासा के सारे लिस्टिंग कर लीजिएगा, जितने भी प्रमुख मिशन हैं
ठीक है, ये कर लीजिएगा भाई साहब। देखो एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरे कही हुई बातों को मानते हैं और उस पर काम करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम नहीं रुकेगा बॉस, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। यह मेरी गारंटी है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि कार्य करना पड़ेगा आपको। अगर कार्य करने के लिए आप आत्मबल आपके भीतर है तो एग्जाम नहीं रुकेगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, तो अब आप सोच लीजिए कि क्या करना है आपको। ओके, चलिए। आप लोग सोचते होंगे सर कितना डांटते रहते हैं, क्या कीजिएगा, आदत है ना, दुख होता है कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आगामी शुक्र मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसरो ने हाल ही में शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन के लिए पायलट के सफल परीक्षण की घोषणा की है। ठीक बात है। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की खोज करना है। क्या हो जाएगा बताओ? मंगल है कि शुक्र है, क्या है? केवल एक होगा कि दो होगा कि एक और दोनों होगा कि ये होगा? कितने लोग ए बता रहे हैं, कितने लोग बी बता रहे हैं, और कितने लोग इनमें से दोनों से बता रहे हैं? बताओ भाई। कंफ्यूजन इज वेरी कंफ्यूजन। नहीं, ए होगा, ए होगा, बिल्कुल सही बात है। ए इज द, केवल एक है ये भैया, शुक्र है, मंगल नहीं है। चलिए, वाराणसी और प्रयागराज के बीच जलमार्ग विकास परियोजना अभी चर्चाओं में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है भाई साहब? जलमार्ग कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया। इसी जो है जलमार्ग की बात जो है हो रही है। ठीक है, तो वाराणसी और प्रयागराज के बीच जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, क्या हिस्सा है जो देश का सबसे लंबा जलमार्ग है और प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का विस्तार यात्री और मालवाहक दोनों प्रकार के जहाजों के लिए किया जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बड़े कार्गो जहाज के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना है ताकि सड़क और रेल मार्ग पर दबाव कम किया सके। RIS तकनीकी, क्या RIS तकनीकी का उपयोग रसद प्रबंधन, ठीक है, को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जो विशेष रूप से भारी माल की ढुलाई के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, बस चलो अब बताओ क्या देगा इसका उत्तर। वाराणसी और प्रयागराज के बीच जलमार्ग विकास। अच्छा, एक बात और, अभी जितने जलमार्ग हैं आपके एग्जाम में, सारे जलमार्ग, खासकर जलमार्ग, ठीक है, जलमार्ग और सड़क मार्ग, इन पर प्रश्न बहुत बनता है आपके। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, कौन सा राजमार्ग कहां बनता है, कौन सा किसको किन किन जिलों से होकर गुजरता है। सड़क मार्ग पर खूब प्रश्न बनता है। जैसे अभी हाल ही में आपका गोरखपुर और शामली एक्सप्रेसवे, यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस बनने वाला 6 लेन, उसके बारे में पूछ लेगा, किन किन जिलों से होकर गुजरेगा, कहां से निकलेगा, कहां खत्म होगा। ठीक है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जलमार्ग, रेलवे मार्ग, इन पर सब पर खूब प्रश्न बनता है। तो आप क्या कीजिए, लूसेंट से इनको सबको याद कीजिए, कौन कौन सा नेशनल हाईवे क्या क्या नाम इसका है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, राइट। चलिए, तो अब इसी पे प्रश्न आपके सामने है, इनको सबको नोट करते जाइएगा, प्लीज नोट करिएगा। ये सब मिस्टेनियस में आता है, अब आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा तो क्या कीजिएगा। चलिए, वाराणसी और प्रयागराज के बीच जलमार्ग विकास परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह खंड राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है जो प्रयागराज को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जोड़ता है। दूसरा, रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का विस्तार केवल यात्री नौकाओं के लिए किया जा रहा है, मालवाहक जहाजों के लिए नहीं। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर, देख लो एक बार क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है आपके लिए कि बहुत कठिन है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, यानी कि केवल एक। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना भी चर्चाओं में रही है। 2.0 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2.0, इसका भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, नए क्लेवर में इसको प्रस्तुत किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, एक जिला से एक उत्पाद को उठाना है, मतलब उसको सेलेक्ट करना है और उसके विकास के लिए उसके निर्यात की लगातार क्या करना, काम करना है। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इस योजना को शुरू किया, इसकी इस सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी इसी प्रकार की योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, ताकि इससे जुड़े जो कामगार हैं, जो लोग हैं, उनको रोजगार आदि मिले और उस प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को पता चल सके। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ODP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के दूसरे चरण के तहत डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब योजना को गति देने का निर्णय लिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों की पहचान करना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुरूप तैयार करना है। यह पहल वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया अभियानों को राज्य स्तर पर क्या करती है, यह मजबूत करने का प्रयास करती है।
तो निश्चित तौर पर इससे एक बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, यह वैश्विक बाजार लिंकेज पर केंद्रित है, वह निर्यात प्रोत्साहन के लक्ष्यों के विपरीत है। यह योजना यूपी के पेपर 5 और 6 के लिए भरपूर है भाई साहब, ठीक है। ये पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया है ताकि आपको ध्यान है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पूछा जाता है राज्य की अर्थव्यवस्था आज को लेकर के, ठीक है। तो आप इसको यूपी के पेपर 5 और 6 में इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें एंटर मारना भूल गया था मैं, इसको एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए क्या जाएगा उत्तर। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, ठीक है, पहल का मुख्य केंद्र क्या है, ठीक है। केवल स्थानीय मेलों का आयोजन करना, प्रत्येक जिले की निर्यात क्षमता की पहचान करना और उसे वैश्विक बाजारों से जोड़ना, या सी कृषि उत्पादों पर करों को दोगुना करना, या डी दूसरे राज्यों से उत्पादों का आयात करना। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, है ना, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, उत्तर दीजिएगा भाई साहब जरूर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बहुत प्रश्न पूछता है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है कौन सा नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंसंट्रेशन भी बहुत बार पूछता है कि किस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है ग्रीन हाउस गैस में, है ना। चलिए, इसका उत्तर मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको लिखना है कि पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह लिख करके आप हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8660, ठीक है, 44092201 पर, 866044092201 पर, ठीक है। इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और कल हमने जो प्रश्न पूछा था आपसे, सोमनाथ मंदिर के स्थापत्य, धार्मिक और भौगोलिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा बताइए कि यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक पहचान को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। सोमनाथ मंदिर चर्चाओं में है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, सोमनाथ मंदिर भारत के प्राचीनतम और सर्वाधिक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से क्या एक है। इसकी स्थापत्य, धार्मिक और भौगोलिक महत्व को संक्षेप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। किस प्रकार से, आइए देखते हैं इसको। स्थापत्य महत्व की अगर बात करते हैं तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चालुक्य शैली, ठीक है, में किया गया है। अब ये फैक्ट प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कीजिएगा। ऊंचा शिखर, विशाल सभा मंडप और सूक्ष्म शिल्पकारी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय स्थापत्य परंपरा के निरंतरता और पुनर्जागरण का क्या है, यह प्रतीक कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक महत्व की बात करते हैं तो सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। यह शिव भक्ति, आस्था और मोक्ष की कामना का प्रमुख केंद्र है। प्राचीन काल से यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र के रूप में, पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। भौगोलिक महत्व की बात करते हैं तो यह मंदिर गुजरात के, कहां, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसे इस प्रकार निर्मित किया गया है कि मंदिर के सामने समुद्र की और कोई भूमि अवरोध नहीं है, जो इसके आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। मंदिर के सामने समुद्र की ओर कोई भूमि अवरोध नहीं है। भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतिबिंब क्या है, सोमनाथ मंदिर बार बार विध्वंस पुनर्निर्माण के बावजूद भारतीय संस्कृति की अडिग आस्था, सहनशीलता और पुनर्निर्माण की शक्ति को दर्शाता है। यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक परंपरा और ऐतिहासिक निरंतरता का क्या है, सशक्त प्रतीक है। न जाने कितने बार जो है इसको लूटा गया। मैंने कल पिछली क्लास में कहा था कि दरअसल हमारे मंदिरों और हमारी शिक्षा व्यवस्था को लूटने और उसको बर्बाद करने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन बावजूद इसके आज हम अपने आप को जीवंत रखे हुए हैं। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, है ना। तो ये इसका उत्तर था। बाकी पीसेस का बैच अगर आपको लेना है फाउंडेशन कोर्स का, जिस पर अभी ऑफर भी चल रहा है, आप चाहें तो इस बैच को लेने के लिए आप पीसेस 2026 लिख करके दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे अलग अलग बैचेस चलते हैं आपके हमारे आरओ के, लेखपाल के, बाकी अन्य, उनको भी आप चाहें तो ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आज की छोटी सी अपडेट थी। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपने शिद्दत के साथ, अपने को जज्बे के साथ लगाइए और इस बार 2026 में सफलता को अर्जित कीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कहीं कोई दिक्कत होती है, कॉल आप मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं?
यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।